नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब कॉल्स आ जाएंगे। सबसे पहले क्रिटिसिज्म है आप पर भी और मेरे पे भी कि हम सिर्फ यहाँ पर वफाक की जो करप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। हमने पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे कभी कोई बात नहीं की। और उन्होंने कहा जी लोअर जुडिशरी के अंदर जितनी करप्शन है आपने उस पर भी कोई बात नहीं की। बात तो सही कह रहे हैं हम। दरअसल सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तो एक ही चीज़ है। करप्शन सारी जगह पे है। पंजाब गवर्नमेंट की करप्शन की बात नहीं होती। कोई इतने बड़े चौड़े स्कैंडल्स नज़र नहीं आए। अगर हैं आपके पास तो प्लीज़ हमें भेजिए, वी विल इन्वेस्टिगेट दैम। इंटरेस्टिंगली ना फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ बड़े लंबे चौड़े स्कैंडल्स इस दौर में नज़र नहीं आए, मगर वो पिछले दौर का बोझ इतना ज़्यादा है कि वो लोग भूलते नहीं है और उसी की बात रेंटल पावर शावर हो गया ना। वो रेंटल पावर में भी कोई एविडेंस तो अभी नहीं निकली कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। अगर कर जाते तो पकड़े जाते, फिर और बात थी, उनको रोक दिया गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में बड़ी करप्शन है, सारी जगह पे करप्शन है। ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, आप जीपीओ चले जाइए पोस्टेज स्टैंप लेने के लिए। एक स्टैंप लेना होगा तो मिल जाएगा रुपए वाला। अगर आपको 50 स्टैंप्स लेने हैं तो वहाँ से नहीं मिलेंगे। वो बाहर सीढ़ियों के ऊपर कोई बंदा बैठा होगा, वो कहेगा हाँ 1 रुपये का स्टैंप जो है 1 रुपये 20 पैसे का मिलेगा आपको। तो ये बात छोड़िए कि रेलवे प्लेटफॉर्म से चली, कहाँ नहीं है करप्शन। करप्शन हर जगह पे है, मगर ये वो पेटी करप्शन है। जो असली करप्शन है जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमें अपने लीडर्स से तवक्को है कि वो करप्शन नहीं करेंगे। मगर दुनिया में ये होता है करप्शन के बारे में, वो कहते हैं करप्शन तो है और काम भी करते हैं, तो थोड़ी बहुत करप्शन चलने दीजिए। यहाँ सूरत हाल ये करप्शन लंबी चौड़ी हो रही है और काम बिल्कुल निकम्मा, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अगर काम करना शुरू कर दें और छोटी मोटी चीज़ जेब में डालते रहें तो कोई ज़्यादा शोर नहीं पड़ेगा। फिर से मुबशर साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मुबशर साहब जी, सेठी साहब से सवाल करना था जी मैंने। जी बोल रहा हूँ जी सेठी साहब, मैंने ये कहना था जी, हम सब बात करते हैं जरदारी साहब के बारे में, लेकिन नवाज शरीफ साहब को थोड़ा जरा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए किसी पे इल्जाम लगाते हुए कि वो बात करते हैं कि जी जरदारी साहब ने अरबों रुपए की करप्शन की। तो कोई हमें ये बताए कि जो मेरे जैसा एक नॉर्मल आदमी भी रायगढ़ पे 1 एकड़ जगह नहीं ले सकता, तो अगर ये वहाँ पे हजारों एकड़ जगह में रह रहे हैं तो पहले ये पब्लिक को वो तो बताएं कि ये कहाँ से है। ये तो बताएं कि ये 5,000 के जो ये टैक्स अदा करते हैं ये वो भी ना पब्लिक पे एहसान करें। और दूसरा ये कि ये बातें करते हैं कि जरदारी साहब के असासे हैं बाहर, तो ये आप लंदन मेरे से ज्यादा वाकिफ होंगे, तो पार्क लेन में इनकी बिल्डिंग है जहाँ पे ये रहते हैं, मिलियंस ऑफ पाउंड की वो बिल्डिंग है। इनके साहबजादे उधर प्रॉपर्टी टाइकून समझे जाते हैं। तो पहले ये उनकी भी तो बात कर लें कि अगर ये पैसा वहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं तो क्या ये स्टेट बैंक की रेगुलेशंस के साथ पैसा यहाँ से पाकिस्तान से लेके गए? वहाँ पैसा कहाँ से आया वहाँ पे पैसा? हमारे जैसा गरीब आदमी तो जाके 4 दिन वहाँ रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये यानी कि अगर अकाउंटेबिलिटी है तो वो सबके लिए होनी चाहिए ना, किसी एक बंदे को पकड़ के उसका आप इस तरह से ना जनाजा ना निकाल दें इज्जत का। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट साहब सबके साथ से देख ले, सबकी प्रॉपर्टीज़ देख ले, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे। आपकी जो बात है इसमें भी उतना ही वज़न हो सकता है या नहीं हो सकता जितनी वज़न कि जी जरदारी साहब के पास 60 मिलियन स्विस बैंक में है या सरे पैलेस है। मेरा ख्याल है सब चीज़ों को देख लेना चाहिए। इस तमाम में बहुत से लोग नंगे हैं, कौन क्या है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता विदाउट एविडेंस। अगर जरदारी साहब की कन्विक्शन हो जाती और फेयर एंड स्क्वायर कन्विक्शन होती तो वो और बात थी, वो अभी तक हुई नहीं। मियाँ साहब के ख़िलाफ़ इस किस्म के कोई केसेस खुले नहीं, 1-2 जो खुले थे वो बंद हो गए थे। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस पर कोई शक नहीं है। और आपने जो इस वक्त ऑब्जेक्शंस रेज़ किए बजाय साहब एजाज अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी हुजूर। जी मैं एजाज बोल रहा हूँ कराची से। जी एजाज साहब। नजम सेठी साहब से सवाल था। नजम साहब सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर मैं आपसे सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू वन क्विक क्वेश्चन। आप तो इतने बड़े आदमी हैं, मैं समझ नहीं आ रहा किस तरह अपना सवाल पूछूं। ये है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से कि इज शी रियली पाकिस्तानी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिनको कौम का बेटी एक लक़ब दे दिया गया है, या ये सिर्फ ये कि कुछ लोग अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए उनको कौम की बेटी बना रहे हैं? जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो और उनकी पूरी फैमिली अमेरिकन पासपोर्ट रखती है। इस पर जरा सा बड़ी मेहरबानी। मुझे नहीं मालूम जी कि सारी फैमिली अमेरिकन पासपोर्ट रखती है कि नहीं,
ये बिल्कुल मुमकिन भी है कि डॉक्टर आफिया का भी अमेरिकन पासपोर्ट था या है या हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मगर बात ये है कि ये डॉक्टर आफिया की जो कहानी है इसमें बहुत से गैप्स हैं। अब ये इतना इमोशनल इशू बन चुका है यहाँ कि हुकूमत, ऑपोजिशन, अल्ताफ़ भाई लंदन में बैठ के गरज रहे हैं, और यहाँ सड़कों के ऊपर आपने देखा कल कराची में कितना बड़ा जलसा निकला उनके हक़ में। ये बहुत एक इमोशनल और पैशनेट एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट का इजहार हो रहा है, और उन्हें हमने उनको अपनी बेटी बना ली है। इसमें कोई शक नहीं है एक बात में कि कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी विद द तालिबान और विद अलकायदा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका ने उनके साथ डील किया है, जिस किस्म के चार्जेस बनाए हैं, जो प्रूव नहीं कर सकते थे वो लाए नहीं और दूसरे चार्जेस बनाए, और जिस तरीके के साथ वहाँ के जज साहब ने जो उनको पनिशमेंट दी है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके अंदर बहुत सी तनकीद हो सकती है और हो भी रही है। इट वॉजंट रियली अ फेयर ट्रायल। मगर ये कह के मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ, जनरल मुशर्रफ कह रहे हैं कि उनके दौर में वो यहाँ आई और वो चली गई, उन्हें मालूम नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इससे पहले भी बहुत से लोग पाकिस्तान से उठा के अमेरिका के हवाले कर दिए गए और अब उनकी ज़िम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ आप देखिए, अमेरिका ये आपसे कह रहा है कि आपको आफिया सिद्दीकी चाहिए, ले लीजिए, हम एक्स्ट्राडाइट कर देते हैं, आप ज़िम्मेदारी ले लें, मगर फिर हमारे साथ कुछ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इस किस्म की रेसिप्रोकल किस्म की बनाएं, फिर हम भी पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें चाहिए, फिर हम भी उनको तलब करेंगे। हिंदुस्तान भी ऐसी बात करता है कि तो ये मसला ये है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। मगर आप जो बात आपने कही उसमें ये बिल्कुल बेबुनियाद बात आपने नहीं कही, मगर मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ ये लंबी डिस्कशन है, लंबी डिबेट है और बहुत इमोशनल इशू ये बन चुका है। इस वक्त इसमें जो भी हाथ डालेगा वो बच के नहीं निकलेगा। तो मेरा ख्याल है इसमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है कि वो जब आई क्या हुआ, कहाँ वो डिसअपेयर हो गई। जनरल मुशर्रफ के पास इंफॉर्मेशन होगी, उनकी फैमिली के पास होगी, मगर कोई हमें बता नहीं रहा है क्या हुआ। सेठी साहब हमारे साथ जावेद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जावेद साहब। जी 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 हजूर। जी सेठ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सेठ साहब, मेरा सबसे पहले तो आपको सलाम करना चाहता हूँ कि आपके तजिए सुनकर महसूस होता है कि वाकई कोई गैर जानबदार आदमी बैठ के तजिए सुन रहा है और कर रहा है। तो इसमें मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि एक तो वो जो हर चैनल पे रोज शाम को मखसूस किस्म के चेहरे बैठे होते हैं, और अब तो एक एक टाइम पे एक ही वक्त में 3-4 चैनलों पर इकट्ठे ही बैठे होते हैं। वो जो चैनल लगा के देखो वही चेहरे आपको नजर आएंगे बार बार। और कुछ एंकर्स हैं वो अब अपने प्रोग्राम छोड़कर दूसरों के प्रोग्राम में जाकर बैठ जाते हैं। खुदा के लिए इन मनहूस चेहरों पर ये जो मुल्क में इतनी मायूसी फैला रहे हैं, ये कम अज कम इनकी ज्यादा तादाद नहीं बनती। मेरे ख्याल 25 से 30 बनते होंगे। ये जो पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया में जलील कर रहे हैं, ये जमहूरियत को जलील कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं, ये टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी फैला रहे हैं। इनको पहले बैन करें कि कम अज कम ये कौम पर रहम करें और नए लोगों को आप ये अपने प्रोग्रामों में बुलाया करें। एंकर हजरात भी खासतौर पर नए लोगों को बुलाएं जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो मुल्क की बात करते हैं, जो लोगों में अमीर पैदा कर सकते हैं, उनको बुलाएं। और दूसरी बात, ये जो NRO, जरदारी, ये मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो हमारी जुडिशरी है, मैं इंतहाई मदद के साथ ये कहना चाहता हूँ, ख्याल रखिएगा जी। जी, इन्होंने अपने तकियों के नीचे NRO की फाइल रखी हुई है और रोज सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले ये कहते हैं कि वो NRO की फाइल निकाल। बड़ी मेहरबानी। आप काफ़ी गुस्सा है, कुछ हद तक सही भी है, मगर कुछ हद तक नहीं भी सही। मीडिया की जहाँ तक आपने बात की, आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी लोगों तक। मेरा ख्याल है कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है हमारे अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। हमें सोचना चाहिए, ये अपने ऊपर भी तनकीद करनी चाहिए। मैंने ये ओपिनियन काफ़ी जगह पे सुना है और मैं सारा वक्त मुझे एहसास होता है कि ज़रा ख्याल रखना चाहिए हमें, हम नेगेटिविज़म की तरफ ना जाएं, कुछ थोड़ी पॉजिटिव बातें भी करें, मायूसी ना फैलाएं। मगर कुछ हमारे मीडिया के अपने तकाज़े होते हैं, कुछ हमारी कंपल्शंस होती हैं, कुछ एंकर्स की अपनी प्रेजुडिसेस होती हैं या पैशंस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मीडिया भी ठीक हो जाएगा, दरमियान में आ जाएगा, ज़िम्मेदारी ज़्यादा इजहार करेगा। मौका, वक्त चाहिए। वक्त के साथ मैं समझता हूँ ये मीडिया भी नया मीडिया है, हमारे सियासतदान भी जमहूरियत, नई जमहूरियत लाए हैं। कुछ वक्त चलने दें, ये पानी साफ़ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता।
शेरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा TNS@duniatv.tv पे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।